हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हालांकि इस नए बैच में आप सभी का पहली बार ही मैं स्वागत कर रहा हूं। ये जो नया बैच है आप सभी को पता ही है, इस बैच को हमने स्टार्ट किया है स्पेशली आपके सीजीएल मेंस के लिए। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि इस बैच में किस तरीके से हम लोग चीज़ों को गो थ्रू करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले, उससे पहले आज मैं आपको बैच स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूं कि किन किन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे इस बैच में और किस तरीके से हम लोग इस बैच को गो थ्रू करेंगे। सभी को नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून और बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये बैच आप में से उन्हीं स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है जिनका लगभग प्री निकलेगा। मैं ये मान के चल रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले आप ये भी जान जाएं, जो प्री के लिए बैच होता है या फाउंडेशन बैच होता है उसमें हम जीरो से हीरो तक का सफर तय करते हैं। लेकिन जब मेंस के बैच को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जब हम इस बैच की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इस बैच में जो लेवल रहेगा वो थोड़ा सा ऊपर लेवल रहेगा, थोड़ा सा उठा हुआ लेवल रहेगा, बिल्कुल जमीन से लगा हुआ लेवल नहीं रहेगा। क्योंकि मेंस के स्टूडेंट से हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि आपने अपने बेसिक्स अच्छे से क्लियर किए हुए हैं। यही कारण है कि आपका प्री क्लियर होगा। यही कारण है कि आप दूसरे कई हजारों नहीं लाखों बच्चों से बहुत अलग हो और उनसे स्केल आपका थोड़ा सा आगे है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका स्केल आगे है, आप दूसरों से ज्यादा बेहतर हो, इस वजह से आपको वही कंटेंट मिलना चाहिए जो आपके लायक हो। साल दर साल कंपटीशन कितना बढ़ता जा रहा है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। 2016-17 एक टाइम हुआ करता था जब 100 के आसपास कट ऑफ हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में 150 से ऊपर एंड इवन 180 नंबर के आसपास जाके आपका सिलेक्शन हो पा रहा है। मतलब हमारे लिए मार्जिन बचा ही क्या। वो दौर एक हुआ करता था आज से 8 साल पहले, जहां पर एक सब्जेक्ट को अगर हम छोड़ ही भी दें, जीएस को छोड़ भी दें, तो रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स के दम पे पूरा पूरा पेपर निकाल लेते थे और नौकरी ले लेते थे। तब तो मेंस में जीएस भी नहीं थी, अब तो मेंस में भी जीएस आ गई है। ऊपर से कट ऑफ 150 को भी बहुत पीछे छोड़ चुका है। तो ऐसे में एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि जीएस को बिना छुए सिलेक्शन हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी भी एक और चीज क्लियर होती है, जीएस में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपको मनचाही पोस्ट नहीं मिलेगी। आप हो सकता है ऑडिटर बन के ही रहें। अगर आपको ऑडिटर बन के रहना पसंद है तो वो ठीक है, लेकिन आप में से हर कोई ऐसा नहीं है जिसको ऑडिटर बन के रहना पसंद है। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे होंगे आप में से जो कि दिल्ली आकर अपनी नौकरी करना चाहते हैं। हर एक का सपना होता है कि गवर्नमेंट जॉब, और उसमें भी अगर दिल्ली एनसीआर रीजन मिल जाए, जहां से दबदबा, रुतबा, पावर स्टार्ट होता है, जहां पे आप मिनिस्ट्रीज के बिल्कुल करीब रहते हो, जहां पे आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलता है। नौकरी तो बहुत सारे लाखों लोगों को हर साल मिलती है, लेकिन जीवन में कितने प्रमोशन लोगे ये तय करता है आपकी काबिलियत पर। यह तय करता है कि आपका सफर कहां से स्टार्ट हो रहा है। इन सारी चीजों पर कहीं ना कहीं पीछे आज जीएस मायने रख रही है। ये सारी मैं कहानी आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप मेरे से ये बार बार यहां पर क्वेश्चन नहीं करेंगे कि सर लेवल ज्यादा हो रहा है या सर लेवल को बिल्कुल बेसिक रखना है। तो आप ये क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए फाउंडेशन बैच है मेरे भाई। आप फाउंडेशन बैच में जो कुछ भी आपका छूट गया है वो आप कवर करोगे। लेकिन हां, अब इस बैच में मैं आपको क्या दूंगा, मैं कैसे आपकी मदद करने वाला हूं। एक एक टॉपिक और चैप्टर के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस इस बैच में कराऊंगा। उन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ऊपर का होगा, उन क्वेश्चंस में टॉपिक भी बहुत ऊपर के होंगे। जैसे कि हिस्ट्री में आज मैं एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करूंगा। आज की क्लास इंडस वैली सिविलाइजेशन पर बेस्ड है, तो आज की क्लास में जितना भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन सारे आईबीसी पे होंगे। सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के पूछे गए ऊपर दर्जे के क्वेश्चन होंगे। हर एक क्लास में मैं आपको एक मॉक टेस्ट कराऊंगा 25 क्वेश्चन का। उन सबका लेवल होगा, पीडीएफ आपके पास रहेगी, उसके बाद एनोटेशन के साथ पीडीएफ में भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, वो अभी आप क्लास में देखेंगे। डन है? तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट डिले, क्योंकि समय से ज्यादा कीमती है नहीं कुछ,
और समय से ज्यादा आपके पास इस टाइम पे कुछ है नहीं, क्योंकि नौकरी है नहीं आपके पास, आपकी जेबें खाली हैं, ले देकर आपके पास सिर्फ समय है। और समय इसीलिए सबसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि उसी से बनेगी आपकी नौकरी और उसी से आपकी तकदीर का निर्णय तय होगा। तो समय इस टाइम पर बिल्कुल ना जाया करें। रील देखना, इंस्टाग्राम देखना, ये सब थोड़े दिन के लिए बंद कर दीजिए। रिश्ते वगैरह भूल जाइए। त्योहार आ रहा है, त्योहार मना लीजिएगा, उसके बाद फिर से रिश्ते एक किनारे कर दीजिएगा। दोस्ती यारी को थोड़े टाइम के लिए फुल स्टॉप लगा दो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कहानियां हर साल अधूरी रह जाती हैं, जो कि प्री एक बार निकाल लेती हैं और उसके बाद जीवन भर कभी उनका प्री तक नहीं निकलता है, और जीवन भर एक ही मलाल रहता है, काश उस साल मेंस के लिए मेहनत कर ली होती। तो आप में से ज्यादातर लोग ऐसे ना हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास इंडस वैली सिविलाइजेशन पर आधारित है। तो जो भी हम क्वेश्चन लेंगे वो आईवीसी से पूछे गए क्वेश्चन लेंगे, और साथ में स्टोन एज से, मतलब जिसको बोलते हैं पाषाण काल, पत्थरों का काल। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो हमारे सामने है। क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड सिविलाइजेशन। आपसे कह रहा है मानव गतिविधियों और सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम हमें बताना है। मतलब हमसे पूछ रहा है स्टोन एज में सही क्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले कौन सा काल था? सबसे पहले आपका पूरा पाषाण काल था, ठीक है। उसके बाद का जो पीरियड आता है स्टोन एज का, उसको हम लोग बोलते हैं मध्य पाषाण काल, जिसको अंग्रेजी में मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं। और सबसे लास्ट में आया नव पाषाण काल, जिसको नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। इसमें इतना सोचने समझने वाला कुछ था नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, कोई दिक्कत तो नहीं है। बी आंसर हमारा सही है यहाँ पर। क्लियर है? अंकुर आपका आंसर सबसे पहले और सटीक आया। अंकुर से पहले भी महेश और हर्ष ने आंसर किया था। अगला देखिए क्वेश्चन। खैर, अगले पर आने से पहले एक चीज और क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि जो पैलियोलिथिक पीरियड है, ठीक है, जो पूरा पाषाण काल है, पत्थरों का जो सबसे पुराना युग है, वो करीब आपका 5 लाख बिफोर क्राइस्ट से लेकर 10,000 बिफोर क्राइस्ट तक का माना जाता है। मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, उस टाइम से लेकर 10,000 बिफोर क्राइस्ट तक का हमारा पूरा पाषाण काल है। और लॉन्गेस्ट फेज है ये आपका ह्यूमन हिस्ट्री का। इसी पीरियड में हम ये समझते हैं कि इंसानों की उत्पत्ति हुई, जिसको होमोसेपियंस के नाम से जाना जाता है। इंसान शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं पत्तियों के ऊपर आश्रित होता होगा, पेड़ पौधों के ऊपर होता होगा, और धीमे धीमे करके उसने हंटिंग करना चालू किया, शिकार करना चालू किया। दिस वॉज फॉलोड बाई मेसोलिथिक पीरियड, क्योंकि जब 10,000 बिफोर क्राइस्ट पे पूरा पाषाण काल हमारा खत्म हुआ, तो उसके बाद मध्य वाला स्टार्ट हुआ, तो वो 9,000 से लेकर 4,000 बिफोर क्राइस्ट तक रहा, ठीक है। और इसमें स्मॉल एंड माइक्रो स्टोन टूल्स भी हमने बनाने स्टार्ट किए। मतलब पत्थरों से हमने कई सारी चीजों को बनाना शुरू किया, जैसे कि पत्थरों के हथियार वगैरह बनाने शुरू किए। पत्थरों को नुकीला और धारदार कर देते थे, जिससे कि जंगली जानवरों से हम अपनी रक्षा कर सकें। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पत्थरों को छोटे टुकड़े बनाकर लघु रूप में हमने उपयोग करना कब शुरू किया? तो आपका आंसर होगा, इसको हमने मेसोलिथिक पीरियड में किया। देन आ जाते हैं, फाइनली बात आती है नियोलिथिक पीरियड की लास्ट में, जिसका टाइम पीरियड 5,000 से लेकर 1800 बिफोर क्राइस्ट तक का है, या आप बोल सकते हो 5,000 से लेकर 2,000 बिफोर क्राइस्ट तक का है। ये 3,000 साल करीब रहे। और ये जो आखिरी बिल्कुल नया पाषाण काल था, इसी टाइम पीरियड में हमने कृषि के बारे में जाना, एग्रीकल्चर के बारे में, और एनिमल डेमोनिटिकेशन के बारे में, मतलब जिसको बोलते हैं पशुओं का हमने यूज करना जाना। जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री वगैरह चालू करी, गाय भैंस भेड़ वगैरह होती होंगी, तो हमने उसका पालन करना शुरू किया, उनका दूध वगैरह निकालना शुरू किया, ये सारी चीजें, ठीक है। और स्थायी बस्तियों का विकास हुआ, जो कि हमें इंडस सिविलाइजेशन से पता लगता है कि हाँ भाई, खुदाई के दौरान हमें बहुत बड़े गांव के गांव मिले हुए हैं खुदाई में। ओके, तो ओवरऑल जो लेटेस्ट हमारी टेक्निक रही वो एग्रीकल्चर, पशुपालन वगैरह, ये सारी हमारी लेटेस्ट टेक्निक थी, जो कि नियोलिथिक एज में आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। यहां पर हमसे पूछ रहा है, भीमबेटका जो पूरा पाषाण काल की एक प्रसिद्ध स्थल है, भारत के कौन से राज्य में स्थित है? भीमबेटका ये कौन से राज्य में आता है? तो ध्यान रखिएगा, ये आता है मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर? एमपी के अंदर आता है। और एमपी में भी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं रायसेन डिस्ट्रिक्ट। क्या बोलते हैं? रायसेन डिस्ट्रिक्ट, जहां पर भीमबेटका नाम की साइट पड़ती है। अब ध्यान दीजिएगा, भीमबेटका का मतलब क्या है। यहां पर जो भीम है, भीम
वर्ड ये वही है जो आप सोच रहे हैं, महाभारत से भीम वर्ड लिया गया है, ठीक है। जो पांचों पांडवों पे दूसरे नंबर के पांडव थे भीम, वो लिया गया है वर्ड। अब है क्या, बैठका का मतलब क्या होता है? बैठका का मतलब होता है बैठक। क्या मतलब होता है? बैठक। तो दरअसल यहां पर मध्य प्रदेश के रायसेन में एक गुफा है जिसको भीम बेटका नाम दिया गया है, और हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि यहां पर पांचों पांडवों में से जो भीम थे वो रेस्ट किया करते थे, ठीक है। उनकी बैठक हुआ करती थी, वो रेस्ट करते थे, आराम करते थे यहां पर, इस वजह से इसको भीम बेटका की रिकॉग्निशन है। इसको पहली बार डिस्कवर किया गया था 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर के द्वारा। इनका नाम आप ध्यान रखेंगे तो बेहतर होगा। दिस साइट इज फेमस फॉर इट्स रॉक पेंटिंग। यहाँ पर जो चट्टाने वगैरह हैं वहां पर पेंटिंग वगैरह हमें देखने को मिलती है, कुछ लिखावट भी हमें देखने को मिलती है, लेकिन हाँ वो ट्रांसलेटेड नहीं है, अभी तक उस लिखावट को कोई भी समझ नहीं पाया है। भीमबेटका जो है ये कोई आम साइट नहीं है, इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्ट किया है और साल 2003 में ही कर लिया था, ठीक है। रॉक शेल्टर्स जो हैं वो यहां पर हमें मिले हुए हैं। रॉक शेल्टर्स का मतलब जो चट्टाने वगैरह हैं उसमें लिखावट, उसमें पेंटिंग वगैरह मिली हुई है जो कि हमें ह्यूमन लाइफ के बारे में बताते हैं, जैसे कि हाथी हो गए, घोड़े हो गए, इनको चित्रित किया गया है, इंसानों को बनाया गया है, जिससे पता लगता है कि हाँ यहाँ पर इंसान पहले निवास करते थे, इंसानी बस्तियां हुआ करती थी। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 750 रॉक शेल्टर्स, रेड, व्हाइट एंड ग्रीन बीइंग प्रेडोमिनेंट। मतलब कहने का यह है करीब 750 इस तरीके के रेस्ट करने वाले प्रॉपर हमें प्लेटफॉर्म इस जगह पर मिले हुए हैं, जहां से हमें चित्रकारी जो मिलती है वो लाल, सफेद और हरे रंग की चित्रकारी मिलती है। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि ध्यान रखेंगे। भीमबेटका को यूनेस्को ने कब डिक्लेयर किया, एक आप ये ध्यान रखोगे। इसके अलावा यहाँ पे हमें कितने रॉक शेल्टर मिले हुए हैं, 750 मिले हैं, ये ध्यान रखोगे। बाकी इसकी लोकेशन अब आप ध्यान ही रखोगे, किसके नाम पर यह है ये भी मैंने आपको बता दिया है कि महाभारत के जो कैरेक्टर हैं भीम, उनके नाम पर है। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी में पूछा गया है। पोट्री वॉज फर्स्ट ट्रेसेबल टू विच पीरियड ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। हमारे प्राचीन कालीन भारत में सबसे पहले मिट्टी के बर्तन हमें कहां से मिले हुए हैं? मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य हमें कहां से मिले हुए हैं, किस टाइम पीरियड से? अभी तक हम लोगों ने पैलियोलिथिक की बात करी थी, और उसके बाद मिसोलिथिक की बात करी, फिर नवपाषाण मतलब नियोलिथिक की बात करी। अब सवाल ये उठता है भैया ये चालकोलिथिक पीरियड क्या होता है, जो सबसे ऊपर दिया हुआ है ताम्र पाषाण काल। दरअसल इस क्वेश्चन का सही आंसर यही है। अब ये चालकोलिथिक पीरियड क्या है, तो आप हमेशा ध्यान रखोगे भाई चालकोलिथिक पीरियड वो है एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें इतिहास में किसका यूज हुआ है? कूपर का यूज हुआ है। किस? ठीक है, तांबे का यूज हुआ है। ये वो टाइम पीरियड था जिसमें तांबे का यूज हमने सबसे ज्यादा किया हुआ है, उसको हम लोग चालकोलिथिक पीरियड बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या रहा चालकोलिथिक का, तो ये भी ध्यान रखना है। ये करीब 5000 से लेकर 2000 बिफोर क्राइस्ट के बीच में तांबे का यूज सबसे ज्यादा हुआ है, इस वजह से इसको चालकोलिथिक पीरियड बोला जाता है। अब आगे देखते हैं। इन द एंशियंट हिस्ट्री द फर्स्ट एविडेंस ऑफ पॉटरी इज ट्रेसेबल टू चालकोलिथिक पीरियड। मतलब सबसे पहले अगर हमें मिट्टी के बर्तन वगैरह के साक्ष्य मिलते हैं तो वो चालकोलिथिक पीरियड से ही मिलते हैं। भाई इसका आंसर सी नहीं होगा अंकित, सी नहीं होगा, ए है इसका आंसर, ठीक है, चालकोलिथिक। ये जो पीरियड था इसको कूपर स्टोन एज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया यहां पर तांबे का यूज किया जा रहा था। तांबे के भी बर्तन बनाए जा रहे थे और मिट्टी के भी बनाए जा रहे थे, लेकिन क्योंकि तांबा एक धातु है उसकी वजह से एक्सपोजर भी मिला, तांबे के कई सारे हथियार भी बनाए गए, औजार बनाए गए, इस वजह से इसको तांबा युग बोला जाता है, यह चालकोलिथिक पीरियड बोला जाता है। साथ में हैंडमेड पॉटरी फाउंड इन लाइक मेहरगढ़ साइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बलूचिस्तान में एक साइट पाई गई है जिसको बोलते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें इसके अवशेष देखने को मिले हैं, आज की डेट में पाकिस्तान वाला हिस्सा है। लाल और काले रंग की चित्रकारी वाले मिट्टी के बर्तन यहां पर मिले हैं, जो कि इसकी मेन विशेषता रहती है, जो कि आपको फोटो में भी दिखाई दे रही है। थोड़ा लाल और काले रंग की चित्रकारी इस पर करी गई है। इस तरीके के बड़े बड़े पॉट मिले हुए हैं जो कि ये बताते हैं कि जो चालकोलिथिक पीरियड था यहाँ पर लोग कितने इन्वेंशफुल हुआ करते थे, मतलब कितने क्रिएटिव वगैरह हुआ करते थे और इनका दिमाग अच्छा खासा चलता था। प्रमुख संस्कृतियों के आहड़ संस्कृति, मतलब यहाँ पर हमें 3 संस्कृति बेसिकली देखने को मिली है। अब देखिए यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है
क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपसे पूछेगा पाषाण काल में आहड़ संस्कृति जो है ये आज की डेट में कौन से राज्य से बिलोंग करती है? तो जो आहड़ संस्कृति है, यहाँ पे जो हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं, यहाँ का जो रहन सहन है, ये राजस्थान वाले रीजन है आज का। इसके अलावा कायथा संस्कृति जो है ये मध्य प्रदेश में मिलती है, और इसके अलावा मालवा संस्कृति जो है ये जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी वाला हिस्सा है ना, जहाँ से नीचे आपका महाराष्ट्र स्टार्ट होता है, या आप बोल सकते हो सतपुरा की पहाड़ियाँ जहाँ पर हैं, वहाँ पर मालवा संस्कृति शामिल थी। तो ये 3 संस्कृति आप ध्यान रखोगे। एक तो आहड़ संस्कृति, इसका लेना देना राजस्थान से है, दूसरी कायथा संस्कृति, इसका लेना देना एमपी से है, और मालवा संस्कृति आपका मध्य प्रदेश का साउथ वाला रीजन। इस संस्कृति के लोग गेहूं, जौ और चावल की खेती किया करते थे। इन तीनों के हमें साक्ष्य मिले हुए हैं, और साथ में तांबे की वस्तुएं भी बनाते थे। यही कारण है कि इसको क्या बोलते हैं? चालकोलिथिक पीरियड बोलते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कौन है भाई? रजत गुप्ता का कहना है, रजत गुप्ता नहीं, मनीष का कहना है वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है। क्या मेरी वॉइस में सभी को प्रॉब्लम आ रहा है? क्योंकि मेरी तरफ से तो सही मुझे दिखाई दे रहा है। अगर किसी और को भी प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार बताइएगा, उसका समाधान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय मैन? इंसानों के द्वारा सबसे पहले धातु का ये ओके डन है भाई। जिसको भी वॉइस में इशू आ रहा है आप अपना नेट कनेक्शन चेक कर लो, एक बार रिफ्रेश कर लो उसे। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एसएससी में भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और साथ में एनटीपीसी में तो आपके सामने पूछा ही गया है। मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु का उपयोग किया था? तो भाई सोने का भी हमने यूज नहीं किया है, और ना ही हमने कांसा का यूज किया है, ना ही लोहे का यूज किया है। हमने तांबे का यूज सबसे पहले किया है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सॉर्टेड है। कूपर का यूज हमने सबसे पहले किया है चालकोलिथिक पीरियड में। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने कौन सी धातु का यूज नहीं किया है? तो हमने लोहे का यूज आईवीसी में नहीं किया है, यह बात आप ध्यान रखोगे। हमने आईवीसी में सोने का यूज किया है, कांसे का भी यूज किया है, तांबे का भी यूज किया है। अब सवाल एक और उठता है, सवाल यह उठता है भाई कि ब्रोंज किससे बनाया जाता था? ब्रोंज ये किससे बनाया जाता था? कोई बता सकता है ब्रोंज किससे बनाया जाता था? तो देखिए, हमें सबसे पहले कूपर के बारे में पता लगा। किस धातु के बारे में? कूपर के बारे में पता लगा। कूपर में हमने क्या मिला दिया? हमने इसमें टिन मिला दिया। जैसे ही हमने कूपर से टिन मिलाया तो हमें क्या मिल गया? हमें ब्रोंज मिल गया। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? सभी को क्लियर है? इतना ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। यह पत्थर युग के औजारों के बाद एक महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन का चरण था। जाहिर सी बात है, एक महत्वपूर्ण टाइम पीरियड ये क्यों बना? क्योंकि हमने इस टाइम पे तांबे का यूज किया और इससे अपने औजार वगैरह बनाने स्टार्ट किए। इसी ने कांस्य युग, ब्रोंज एज की नींव रखी। वही चीज मैंने जो आपको अभी बताया कि भाई यहीं से ब्रोंज भी जन्मा, कांसा भी जन्मा। और वो कैसे बना? जब हमने तांबे में क्या मिला दिया? टिन मिला दिया। वही यहां पर लिखा हुआ है, जहां तांबे में टिन मिलाकर कांस्य बनाया गया। लोहे का उपयोग बहुत बाद में हुआ और उसको लॉ एज के नाम से जानते हैं। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें आयरन यूज के बारे में कुछ भी नहीं मिलता है। मेहरगढ़, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान लोकेशन में है, इन सभी जगहों से तांबे के औजार और आभूषण मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर हमसे पूछा गया है नियोलिथिक पीरियड में सेल्ट क्या है? बेसिकली सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सेल्ट जो वर्ड हमारे सामने लिखा हुआ है, ये क्या है? एक मकबरा है, घर है, कोई औजार है, या कलश है? सेल्ट। तो सेल्ट बेसिकली क्या है? एक औजार है। ठीक है, अब ये किस तरीके का औजार है इसको समझते हैं। सेल्ट एक प्रकार की चिकनी पत्थर की कुल्हाड़ी है, जो आपको मेरे पीछे पिक्चर में दिखाई दे रही है। इस तरीके की कुल्हाड़ी है सेल्ट। ठीक है, और इसका यूज खोदने वगैरह के लिए किया जाता था। साथ में पेड़ों की कटाई के लिए किया जाता था। उस टाइम पे फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए भी किया जाता था। पत्थरों को धारदार बनाने के लिए किया जाता था। पत्थरों को छोटा प्रारूप देने के लिए भी किया जाता था। ओवरऑल आप बोल सकते हो सेल्ट एक ऐसा औजार था जो कि डेली मर्रा की चीजों को आसान बनाने के लिए यूज किया जाता था। क्लियर है? सॉर्टेड है? अब देखिए, नियोलिथिक पीरियड अप्रोक्सीमेटली आपका जो कि 9000 से लेकर 4000 तक है, या यहां पर 10,000 से 4000 लिखा हुआ है तो भी वो गलत नहीं है, इज ऑल्सो नोन एज न्यू स्टोन एज। और इसी टाइम पीरियड पे हमें मनुष्य के कृषि करने के बारे में और इंसान ने अपनी बस्तियां बनाना स्टार्ट किया उसके बारे में भी पता लगता है।
तो आज के बाद आप ध्यान रखेंगे सल्ट क्या है भाई, सल्ट एक तरीके का औजार है, टूल है, जिसका यूज पाषाण काल के लोग करते थे। बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ भारत का सबसे प्राचीन नियोलिथिक पीरियड है, जहां पर गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आईबीसी की साइट मेहरगढ़ में किस चीज के कृषि के एविडेंस मिले हैं। तो दो चीज की कृषि के एविडेंस मिले हैं, एक तो गेहूं और दूसरा जौ की खेती के। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में फंसाता कैसे है, ऐसे फंसाएगा क्वेश्चन में, 4 खेतियों के नाम दे देगा। ठीक है, गेहूं, जौ, चावल और मान लीजिए मक्की। ठीक है, आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी खेती नहीं करी जाती थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, मक्का, मक्के की खेती नहीं करी जाती थी। इसी काल में चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का विकास हुआ, जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आप ध्यान रखोगे, एक वर्ड है जिसको इस तरीके से यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं कैटल होयुक। क्या बोलते हैं, कैटल होयुक। ओके, और टर्की में इसको कैटल होयुक बोला जाता है। बट ये है क्या बेसिकली, कैटल होयुक है क्या बेसिकली? तो देखिए, जिसको हम लोग बस्तियां वगैरह बोलते हैं, टर्की में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए साक्ष्य मिले हुए हैं, मतलब बहुत पुराने टाइम के मानव के अवशेष मिले हैं, तो उसको वहां पर कैटल होयुक बोला जाता है। यह क्वेश्चन बनाया जा चुका है पीसीएस में, तो आप ये ध्यान रखेंगे, कल को आपके सीजीएल मेंस में भी ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीजीएल हमें लगातार सरप्राइज दे रहा है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें तो चाइना में इस तरीके के जो अवशेष मिलते हैं या नियोलिथिक साइट्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, इन पत्थरों को क्या बोला गया है, इनको जेडाइट बोला गया है। क्या बोला गया है, जेडाइट। और भारत में आसाम वाले रीजन में इस तरीके के जो पत्थर मिले हैं, जिसमें बहुत सारी लिखावट मिली है इस टाइम पीरियड की, पाषाण काल की, तो उसको बोलते हैं दाउजली हेडिंग। क्या बोलते हैं, दाउजली हेडिंग। अगला क्वेश्चन आपका दाउजली हेडिंग से ही आएगा। देखिए, अब यहां पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल ब्रह्मपुत्र घाटी के पास चीन और म्यांमार की ओर जाने वाली पहाड़ों पर स्थित है? पहले मैप की हम बात कर लेते हैं। यह हमारा देश है, हमारे देश में यह वाला आसाम का रीजन है। आसाम रीजन से ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है इधर की ओर। हमसे क्या कह रहा है, ब्रह्मपुत्र घाटी के पास चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले पहाड़ों पर स्थित है। तो यह आपका चीन की तरफ रास्ता जा रहा है और यह आपका म्यांमार की तरफ रास्ता जा रहा है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है इन पर्टिकुलर साइट्स को किस नाम से जाना जाता है। ये पत्थरों की वो साइट है जहां पर पेंटिंग भी मिली हुई है, जहां पर बहुत सारी लैंग्वेज भी लिखी हुई मिली है, हालांकि उस लैंग्वेज को हम ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं। तो इसको किस नाम से जानते हैं, इसको दोजाली हार्डिंग के नाम से जानते हैं, जिसका अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में जिक्र किया था। ये देखिए, आसाम में दोजाली हार्डिंग। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, आसाम में पाषाण काल का वो वाली साइट्स जहां पर बहुत सारी प्राचीन कालीन चित्रकारी मिली है या लिखावट मिली है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो नाम आप ध्यान रखेंगे, दाउजली हेडिंग। क्या बोलेंगे, दाउजली हेडिंग। सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था, कई लोगों के होश उड़ गए थे उस टाइम पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थल ताम्र पाषाण स्थल के रूप में जानी जाती है? ताम्र पाषाण मतलब वही चालकोलिथिक पीरियड, और इसका टाइम पीरियड क्या है, करीब 5000 से लेकर 2000 बिफोर क्राइस्ट बीसी। ठीक है, तो यहां पर हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा चालकोलिथिक साइट है जहां पर तांबे का यूज किया गया है? उटनूर, कैथा, बुर्जहोम या फिर मेहरगढ़? करिए आंसर, कोई कर पाएगा? हर्ष कुमार का कहना है डी। अच्छा, प्रीवियस वाले क्वेश्चन का है या क्वेश्चन नंबर 7 का है? अंकुर राज का कहना है 7वें का ए, जबकि राहुल का कहना है डी। अंकुर राज के ही साथ जाना पड़ेगा लग रहा है, पक्का लॉक कर दूं? बार्जोहन आपको पता है कहां पर है? अंकित का आंसर और आधे का आंसर सही है, यह है कैथा साइट। अब देखिए कैथा साइट आपकी कहां पर पड़ती है, यह पड़ती है मध्य प्रदेश में, और एमपी में भी कहां पर, उज्जैन में। उज्जैन में पूछा हमसे यह गया था कि तांबे का यूज यहां पर कहां पे किया गया है, तो यह आपका ताम्र पाषाण की एक साइट है, उज्जैन। दिस साइट इज यील्डेड कूपर ऑब्जेक्ट्स एंड हैंडमेड पोट्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चालकोलिथिक पीरियड। यहां पर हमें जितने भी तांबे के आइटम्स वगैरह मिले हैं वो सब हैंड क्राफ्टेड रूप में मिले हुए हैं, मतलब जिसके लिए कोई सांचे का यूज नहीं किया गया है और मशीनें वगैरह तो हुआ ही नहीं करती थी, सिर्फ हाथों की कारीगरी से
उनको बनाया गया है। उसी तरीके के कई सारे छोटे और बड़े पॉट्स वगैरह बनाए गए हैं। उटनूर की अगर बात करें तो उटनूर आपका नियोलिथिक साइट है, और बुर्जहोम जो है ये भी आपकी नियोलिथिक साइट है। आज की डेट में इसकी लोकेशन क्या है? कश्मीर। क्या आप बता सकते हो उटनूर कहां पड़ता है? जैसे कैथा जो है ये आपका मध्य प्रदेश के उज्जैन में है, बुर्जहोम जो है ये कश्मीर वाले रीजन में है। उटनूर कहां है? उटनूर आपका तेलंगाना वाली साइट है। कौन सी साइट है? तेलंगाना, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज एक और ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहां से भी हमें कृषि वगैरह हो गया, पशुपालन वगैरह हो गया, इसके एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। बाकी इसको मैं इसलिए कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। आहर संस्कृति वगैरह ये सारी राजस्थान से ही बिलोंग करती हैं। अगले क्वेश्चन में आइए। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, एसएससी जीडी में पिछले ही साल पूछा गया है। हड़प्पावासी संभवतः तांबा वर्तमान भारत के किस राज्य से प्राप्त करते थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या आप आंसर करेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग तांबा कहां से प्राप्त करते थे? महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा या केरल? बताइए। यहीं पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जब भी आपसे पूछा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कूपर कहां से प्राप्त करते थे, ठीक है, तो कूपर हम लोग कहां से प्राप्त करते थे? ये हम लोग राजस्थान से प्राप्त करते थे, पहली बात। जब भी हमसे पूछा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग गोल्ड कहां से प्राप्त करते थे, तो गोल्ड हम लोग कहां से लाते थे? कर्नाटक से लाते थे। कर्नाटक में भी कोलर माइन, कोलर माइन वही वाला, केजीएफ वाला, रॉकी भाई वाला, ठीक है। इसी में हमसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो टिन है ये कहां से लेकर आते थे? तो टिन कहां से लेकर आते थे? मेहरगढ़ वाले रीजन से टिन लेकर आते थे, मतलब वो बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला रीजन। तो अब आप ये तीनों धातुओं के बारे में ध्यान रखेंगे। देख लीजिए यहां पर कूपर हमसे पूछा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। और राजस्थान में भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट? इसको बोलते हैं खेतड़ी डिस्ट्रिक्ट। क्या बोलते हैं? खेतड़ी। इतनी बात क्लियर है? सभी को क्लियर रहेगा? एक और चीज, आज की डेट में स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में तांबे का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां किया जाता है, तो भी आपका आंसर होगा खेतड़ी डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछता है भारत में चांदी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां से किया जाता है, तो यह भी राजस्थान की एक जगह है, उदयपुर। उदयपुर से चांदी का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। एक क्वेश्चन के अंदर कितने सारे क्वेश्चन यहां पर आपको मिल गए हैं? डन है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है द फेमस इंडस वैली साइट मोहनजोदारो जो है, इसको पहली बार कब खुदाई करी गई थी और किस आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा इसको खोदा गया था? आई थिंक बच्चा भी इसका आंसर कर देगा। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी में भी कई बार इसको पूछा जा चुका है। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई समस्या होगी, बच्चा भी इसका आंसर कर देगा जिसने आईवीसी पढ़ा हुआ है। भाई सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे मॉडर्न साइट जो इनकी थी मोहनजोदारो, इसको किसके द्वारा खुदाई करी गई है? तो ये है राखाल दास बनर्जी, इनका पूरा नाम है, आरडी बनर्जी इन शॉर्ट। और कौन से वर्ष में खुदाई करी गई थी? 1922 में करी गई थी। अब एक और बात ध्यान रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली ऐसी साइट कौन सी है जिसकी खुदाई करी गई? फर्स्ट साइट, तो हमारा आंसर क्या होगा? हड़प्पा पहली साइट है जिसकी खुदाई करी गई थी 1921 में। क्लियर है भाई सभी को यहां तक? आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई दिया है। एक और बात ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी साइट है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉन्ड ऑफ डेड? तो ये मोहनजोदारो ही है। हिंदी में इसको बोलते हैं मृतकों का टीला। अब इसका कारण क्या है, क्यों इसको मृतकों का टीला बोला जाता है? कारण यह है कि सबसे ज्यादा लाशें तो नहीं बोल सकते, स्केलेटन बोल सकते हैं, कंकाल हमें सबसे ज्यादा मोहनजोदारो से ही मिले हैं। यही कारण है कि इसको मॉन्ड ऑफ डेड बोला जाता है या मृतकों का टीला बोला जाता है। इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन सी मोस्ट मॉडर्न साइट है, मोस्ट मॉडर्न साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की? तो आपका आंसर क्या होगा? मोहनजोदारो ही मोस्ट मॉडर्न साइट है। कुछ और भी साइट्स पर नजर डाल लेते हैं, जैसे कि हड़प्पा सबसे पहली साइट है जिसकी खुदाई करी गई, दयाराम साहनी इसके एक्सकेवेटर थे, 1921 में करी गई, ठीक है। दूसरा मोहनजोदारो, यह आपकी मॉडर्न साइट है सबसे ज्यादा, यहीं पर मैं लिख देता हूं ताकि पीडीएफ में आपको आसानी रहे।
आरडी बनर्जी 1922 में खुदाई करी गई और सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटी था मोहनजोदारो। लोथल आज की डेट में करंट लोकेशन है इसकी गुजरात, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा डॉकयार्ड माना जाता है, या आप बोल सकते हो हमें मिला हुआ सबसे बड़ा डॉकयार्ड है। SR राव ने इसकी खुदाई करी 1954 से 55 में इसको एक्सकवेट किया गया था। नेक्स्ट है कालीबंगन। कालीबंगन की करंट लोकेशन है राजस्थान, और राजस्थान में भी कौन सी जगह? तो इस जगह को बोलते हैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। क्या बोलते हैं? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। बीबी लाल और बीके थापर, बीके थापर भी एक नाम है, उन दो नामों ने, मतलब बीबी लाल और बीके थापर, इन दोनों ने मिलकर इसकी खुदाई करी थी 1961 में। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई समस्या नहीं है? ये तो मैं मान के चल रहा हूं आपको पहले से ही पता होगा। अच्छा, एक और बात ध्यान रखेंगे, जैसे कि हड़प्पा की जो साइट्स हैं इनकी करंट लोकेशन भी पूछ देता है। जैसे कि धोलावीरा आज की डेट में कौन से स्टेट में पड़ता है? तो धोलावीरा आपका गुजरात में पड़ता है। रोपड़ कहां पड़ता है? पंजाब वाले रीजन में पड़ता है। तो सिमिलरली यहां पर भी कुछ साइटें लिखी हुई हैं, जैसे कि आपका हड़प्पा आज की डेट में पाकिस्तान में है, मोहनजोदारो भी आपका पाकिस्तान वाले रीजन में चला गया, धोलावीरा गुजरात में है, लोथल जो आपका है ये भी गुजरात में है। ठीक है, तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे दिमाग में। यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे मॉडर्न शहर कौन सा था, तो आपका आंसर होगा मोहनजोदारो। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो आपका आंसर यहां पर बदल जाएगा और यह होगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की करंट लोकेशन क्या है? हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, इसको बोलते हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट। क्या बोलते हैं? हिसार। यह हरियाणा में पड़ता है, यहीं पर है राखीगढ़ी साइट। सबसे बड़ी साइट अगर कोई है या सबसे ज्यादा तौर पर गांव के गांव हमें मिले हैं, तो वो हमें हिसार में ही मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये कौन सी नदी है जिसके किनारे पर हड़प्पा शहर बसा हुआ था? बताइए। छोटा क्वेश्चन है लेकिन गंभीर तरीके से घाव कर सकता है। छोटा और काफी महीन क्वेश्चन है, पैना क्वेश्चन है, अगर लग जाए किसी को तो खून बहुत निकलेगा, ऐसा क्वेश्चन है ये। ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित शहर है हड़प्पा? सतलज, सिंधु, भोगवा नदी या रावी नदी? मैक्सिमम लोग इसको गलत कर देते हैं। हर्ष कुमार और शशिकेश, आंसर दोनों का सही है। जैसे कि रजत गुप्ता गच्चा खा गए हैं। ठीक है बेटा, ये सिंधु नदी नहीं है। सिंधु नदी तो पूरी, सिंधु नदी के ऊपर तो पूरी सभ्यता ही ये बिलोंग करती थी। ठीक है, लेकिन सिंधु की कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम। ठीक है, तो उनमें से यह है रावी नदी। रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा शहर स्थित है। ठीक है, आज की डेट में रावी नदी के किनारे पर। साथ में दूसरे और मेजर सिटीज जिनके बारे में पूछ देता है, थोड़ा और ज्ञान लीजिए। जैसे कि मोहनजोदारो अगर आपसे पूछेगा तो ध्यान रखना ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। कालीबंगा साइट ये घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। लोथल जो कि गुजरात में है ये भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। और धोलावीरा जो कि गुजरात में है ये लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। कितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले? 1, 2, 3, 4, 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें आपको मिल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ डॉकयार्ड वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता में हमें डॉकयार्ड कहां से मिला हुआ है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। यह है लोथल साइट, और यहां से हमें क्या मिला हुआ है? यहां से हमें लार्जेस्ट डॉक मिला हुआ है। मैं माफी चाहता हूं, तहे दिल से आपसे माफी है। एक मिनट, स्टूडियो के पास ही मेरा डॉगी बैठा हुआ है। तो ये लार्जेस्ट डॉक है लोथल। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, लोथल में जो हमें डॉकयार्ड मिला हुआ है, यहां के लोग इस बंदरगाह से व्यापार कौन सी साइड से करते थे? तो आज की डेट में देखिए, ये है भारत। जब हम लोग वेस्ट में जाएंगे तो आज की डेट में जो इराक और ईरान वाला रीजन है, इसी को मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मेसोपोटामिया के नाम से। तो इन्हीं से हम लोग व्यापार करते थे, पानी के इस रूट से। ठीक है, तो लोथल वाले किससे करते थे? या आप बोल सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया के लोगों से हम लोग पानी के रास्ते से व्यापार करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये जो लोथल हमारी साइट है,
इसमें केवल डॉकयार्ड ही नहीं मिला हुआ है, इसमें हमें पूजा की वेदियां भी मिली हुई हैं, मतलब फायर अल्टर्स भी हमें देखने को मिली हैं। फायर अल्टर्स का मतलब क्या है? फायर अल्टर्स का मतलब क्या है? पूजा की वेदी जिसको बोलते हैं, और साथ में हवन कुंड भी उसमें आता है, जिसमें आहुति हम देते हैं ना, हवन आपने करते हुए देखा होगा या आप खुद भी करते होगे तो आपने देखा होगा। तो इस तरीके के हमें अग्निकुंड मिले हुए हैं। साथ में मन के बनाने की फैक्ट्री मिली हुई है, अंग्रेजी में उसको बेड मेकिंग फैक्ट्री बोला जाता है। बेड का मतलब जानते हो क्या है? ये वो ब्रेड नहीं है जो आप सोचें सुबह सुबह घर पे ब्रेड आती है, वो नहीं है। बेड मन का। मन का किसका बनता है? मोती से मन का बनता है। मोती ये है, लेकिन मोती अगर आपको पहनना है तो मोती में आपको छेद करना पड़ेगा। जब आप इस मोती में छेद कर देते हो और जब ये धागा पिरोने के लिए तैयार हो जाता है तो इसको मनका बोलते हैं। मोती में अगर छेद है तो उसे क्या बोलेंगे? मनका। ठीक है। साथ में 2 कमरे वाले शहरों के प्रमाण भी हमें यहां से मिलते हैं। मतलब ये लोग उस टाइम पे इतने स्मार्ट थे कि ये लोग 2 BHK का सिस्टम जानते थे। आज हम लोग 2 BHK 3 BHK में रह रहे हैं, ये लोग बहुत पहले ही भैया 2 BHK में रहा करते थे। कहां के लोग? लोथल की बात हो रही है, ध्यान रखना। कहां की बात हो रही है? लोथल की। बाकी कालीबंगन साइट जो है ये राजस्थान की साइट है, घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है, और इसको 1951 में खोजा गया था। और इसको किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया? बीबी लाल के द्वारा। यह साइट डिस्कवर करी गई थी आमलानंद घोष के द्वारा। ठीक है, लेकिन आमलानंद घोष के बारे में कम पूछता है, बीबी लाल के बारे में ज्यादा पूछता है, क्योंकि इन्होंने इसकी खुदाई करवाई थी। अगला देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड नियर बोलन पास? इनमें से कौन सी हड़प्पा की यह साइट है जो कि स्थित है बोलन पास के समीप? बोलन पास आपको पता है कहां पर है? बोलन पास पाकिस्तान। पाकिस्तान। अब सवाल यह है कि भाई मेहरगढ़, चिराड़ और गुफकरल या फिर कोल्दी हवा? आंसर इसका कोई करना चाहेगा? 12 का सी आंसर किया है किसने? समीरन ने आंसर किया है, जबकि शुभम का कहना है ए, हिमांशु का कहना है ए। लॉक कर दूं भाई? शुभम और हिमांशु इन दोनों के साथ में जाऊंगा। मेहरगढ़ इज द राइट आंसर। ठीक है, मेहरगढ़। मैंने आपको इसीलिए पहले हिंट दे दिया था कि पाकिस्तान, बोलन पास कहां पर है? पाकिस्तान में। और मेहरगढ़ के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे, बट हिंट के बाद भी आप लोग नहीं समझे। सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लेना है इसको। मेहरगढ़ इज अ सिग्निफिकेंट नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट जो कि कहां लोकेटेड है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले रीजन में बोलन पास में स्थित है। ठीक है। इट रिप्रेजेंट वन ऑफ द अर्लीस्ट साइट ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, साउथ एशिया में सबसे पुरानी पाई गई साइटों में से एक है, और करीब करीब इसके बारे में ऐसा लगता है कि यह 7000 ईसा पूर्व की साइट है। एक और चीज, बोलन पास में जो घरों की बनावट मिली हुई है, इस पिक्चर में ध्यान से देखिए, ये घर जमीन के नीचे खोद के बनाए गए हैं। बहुत अजीबोगरीब मिली हुई है। ध्यान अगर आप देंगे तो आप देखिए, नॉर्मल जो फ्लोरिंग है उसके नीचे जमीन के अंदर खोद के मिट्टी के ऐसे टीले करके बनाए गए हैं। इसके 2 कारण थे। पहला कारण, तूफानों से बचने में मदद करते थे। दूसरा कारण, ये ठंडे रहने में मदद करते थे। ठीक है, इस वजह से। लेकिन एक और बात है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों खत्म हुई होगी? उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि सिंधु नदी का जो पानी है उसमें कहीं ना कहीं उफान आया होगा, या आप बोल सकते हो नदी में बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा क्षेत्र डूब गया। और ऐसे में जब आपने जमीन के अंदर खोद के घर बनाए हुए हैं तो इसमें बचने की आशंका तो सबसे पहले ही खत्म हो जाती है। मेहरगढ़ से प्रारंभिक तांबे के औजार, उन्नत दफन संस्कारों के प्रमाण भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि इंसानों को दफनाया गया है, ऐसे हमें अवशेष यहां पर मिले हुए हैं। तांबे के औजार तो मिले ही हुए हैं, अभी हम लोगों ने बात कर ली है उसके बारे में। इन लोगों का जो जीवन वगैरह था वो खेती के ऊपर भी था, और ये लोग शिकार वगैरह भी किया करते थे। बाकी की और जो साइट हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि गुफकराल का जिक्र किया गया, तो गुफकराल ध्यान रखिएगा, आज की डेट में कश्मीर वाली लोकेशन को गुफकराल बोला जाता था उस टाइम पे। ओके। और यहां पर भी गड्ढे में बने हुए घर हमें मिले हुए हैं, वही जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था कि गड्ढे में बने हुए घर मिले हैं। दूसरा, चिराट जो लोकेशन है यह आज की डेट में बिहार वाली लोकेशन है, और यह गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यहां पर जो पशुपालन वगैरह है उसके अवशेष मिले हैं, और चावल की खेती के अवशेष भी मिले हुए हैं। धान मतलब चावल की यहां पर बात हो रही है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन है और ये कांस्टेबल 2023 में पूछा गया है 2 साल पहले। ये कौन सा मेथड है जिसका यूज किया जाता था ब्रोंज स्टैचूज को बनाने के लिए हड़प्पा सभ्यता में? ब्रोंज स्टैचूज, कांसे की जो मूर्ति बनाई जाती थी उनको बनाने के लिए कौन सी मेथड का यूज किया जाता था? लॉस वैक्स कास्टिंग, आइवरी कार्विंग, स्टोन कार्विंग या फिर वुड कार्विंग? करेंगे आंसर। समीरन का कहना है 13वें का ए। रजत गुप्ता का भी आंसर सही है, राधे, शुभम, इन सब का आंसर सही है भाई। जितने लोग भी बोल रहे हैं लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, उन सभी का आंसर सही है। अब ये भैया कौन सी टेक्निक का नाम है, जानते हो आप कौन सी टेक्निक का नाम है? दरअसल सांचे हुआ करते थे, सांचे के अंदर बनावट हुआ करती थी, मतलब गहराई होती थी। उन सांचे में धातु को पिघलाकर डाला जाता था, उसके बाद सांचा बंद कर दिया जाता था, फिर उसको ठंडा करके खोल दिया जाता था, तो हमारी मूर्ति बनकर तैयार हो जाती थी। ठीक है, डाई की तरह होता था। यहां पर आप देख सकते हो, ये देखिए, ये आपको सांचा दिखाई दे रहा है, अंदर गहराई है, ये सेब की बनावट की। जैसे ही इसमें मिट्टी डाल के या कोई धातु डाल के आप निकालोगे तो आपको उसी धातु की सेब के आकार की आकृति मिल जाएगी। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसी को बोलते हैं लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। क्लियर है इतना? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाँ भाई, जितने भी ब्रोंज स्टैचूज वगैरह हैं वो इस टेक्निक से हमें मिले हुए हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मोहनजोदारो में जो हमें डांसिंग गर्ल मिली हुई है, ब्रोंज की नाचती हुई लड़की की जो मूर्ति मिली हुई है, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, यहीं से निकली है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहां के लोग कांसा तो बनाने ही लगे थे, टिन और कूपर को पिघलाकर आपस में मिलाकर, और साथ में हमें मन के मुहर और वेट वगैरह करने के लिए इनके मीजर्स जो होते थे, वो सारी चीजें भी हमें ब्रोंज की यहां पर देखने को मिली हैं। अगला साइड क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदारो के ग्रेट बाथ का आकार क्या था? बढ़िया क्वेश्चन है। मोहनजोदारो में जो हमें स्नानागार मिला है, द ग्रेट बाथ मिला है, उसका आकार क्या था? एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेक्टेंगुलर था, स्क्वायर था, अंडाकार था या फिर वृत्ताकार था? तो ये था रेक्टेंगुलर। कैसा था? रेक्टेंगुलर। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। द ग्रेट बाथ, क्या ग्रेट बाथ में वाटर प्रूफिंग करी गई थी? जी हां, करी गई थी। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीसीएस एग्जाम में, उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि द ग्रेट बाथ में वाटर प्रूफिंग करी गई थी। बिल्कुल करी गई थी। ग्रेट बाथ का उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था, ऐसा माना जाता है, जो इस सभ्यता की उन्नत नगर योजना और सामाजिक जीवन को दर्शाता है। इस संरचना का निर्माण पकी हुई ईंटों से किया गया है, तभी यह लाल रंग का दिखाई देता है, क्योंकि जब आप ईंट को पकाएंगे तो ईंट का रंग लाल हो जाता है। और जल रोधक बनाने के लिए इसमें डामर का उपयोग किया गया है, जिसको बिटमिन बोलते हैं। ठीक है, तो जल रोधक का मतलब ही है कि वाटर प्रूफिंग इसमें करी गई थी। तो आप सोच लीजिए ये लोग कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे उस टाइम पे, और कितने ज्यादा इन बेसिक चीजों को लेकर कंसर्न रहा करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोहर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि अधिकतर जो इनकी मोहरें हमें मिली हुई हैं, ये स्टेटाइट की मिली हुई हैं। किसकी? स्टेटाइट की मोहरें, जिनका उपयोग व्यापार और पहचान के लिए किया जाता था। अच्छा, स्टेटाइट होता क्या है? स्टेटाइट होता क्या है? ये आपकी क्या है? ये आपकी चट्टाने हैं। क्या है? चट्टाने हैं। ये और कुछ इसको धातु वगैरह मत समझिएगा, ये चट्टाने हैं, चट्टानों से हमें मिला हुआ पदार्थ है, जिनका उपयोग व्यापार और पहचान के लिए किया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर कि हाँ भाई, राजा वगैरह कोई है या राजा के पास अगर जाना है तो केवल खास लोगों को जाने दिया जाएगा। मोहरें बांट दी जाती होंगी, ऐसा माना जाता है, क्योंकि मोहरें बहुत अलग अलग तरीके की मिली हैं। जैसे कि किसी मोहर में आप देख सकते हो हाथी का चित्र आपको मिल रहा है, किसी मोहर में आप देख सकते हो ये आपका बुल हो गया, सांड हो गया, यहां पर यूनिकॉर्न बना हुआ है, नीचे इसमें भी देखिए सांड की आकृति आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, यहां पर शिवलिंगम मुद्रा आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरीके की मोहरें बनाई जाती थी, और इसका पर्पस कुछ इस तरीके का रहता होगा कि भाई जो मिनिस्टर्स हैं उनको इनमें से कोई एक ही दी जाएगी। ठीक है, जो आपके प्रशासनिक व्यवस्था में उनको कोई एक दी जाएगी मोहर, इस तरीके की रहती थी। तो आपस में पहचान वगैरह के लिए उनका यूज करते होंगे। यह प्रायः चौकोर होती थी या आयताकार होती थी। ज्यादातर मोहरें हमें स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में ही मिली हुई हैं, गोल वगैरह मोहरें यहां पर हमें नहीं मिली हुई हैं। इंडस स्क्रिप्ट की अगर हम बात कर दें तो यहां पर मोहरों और मिट्टी के बर्तनों पर
चित्रलिपि के प्रतीक भी हमें देखने को मिले हैं, क्योंकि यहां पर जो आप देख सकते हो जो सील है, जो मोहर है, तो इसमें देखिए इसमें भी चित्र बनाए गए हैं, और साथ में इसी तरीके से इनके अलावा जो बर्तन वगैरह रहते थे वहां पर भी कई सारी चित्रकारी करी जाती थी। अब अगर हम इनकी राइटिंग की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो हमें लिखावट मिली हुई है, इस लिखावट को हम लोग बोलते हैं बूस्ट्रोफैडन। क्या बोलते हैं? बूस्ट्रोफैडन। अब ये बूस्ट्रोफैडन जो भाषा है ये कुछ इस तरीके की भाषा है, ध्यान दीजिएगा मैं जैसे लिख रहा हूं। आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। अब उसका कारण क्या है? कारण यह है कि आज तक ये डिक्रिप्ट नहीं करी जा सकी है ये लिपि। ये सांस्कृतिक भाषा है या उनकी कैसी भाषा होगी या किस तरीके से लिखते होंगे उसका मतलब वही जाने, लेकिन आज इतने वर्ष हो चुके हैं उसके बाद भी हम लोग इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं। बट इस लिपि को बेस्ट्रोफेडन लिपि के नाम से जाना जाता है। तो इस वर्ड को आप जरूर ध्यान रखें। ये वर्ड का जब भी उल्लेख किया जाए आप तुरंत समझ जाएं आईवीसी की बात हो रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिखी गई भाषा की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमसे पूछ रहा है, देखिए एक फोटो बड़ी फेमस है जो कि हमें मोहनजोदारो से मिली हुई है, ये वाली फोटो देखिए। ठीक है, इसको हम लोग बियर्डेड मैन बोलते हैं, आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा होगा पहले। बियर्डेड मैन मतलब दाढ़ी वाले आदमी का स्टैचू हमें मिला हुआ है, इसी के बारे में पूछ रहा है। इसी को बोला जाता है, इसी स्टैचू को, प्रीस्ट किंग। ठीक है, तो हमसे कह रहा है द प्रीस्ट किंग वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द आईवीसी इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट में पूछा गया यह क्वेश्चन है। बताइए। हर्ष कुमार का कहना है 15वें का सी, स्टीटाइट की मिली हुई है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। और स्टीटाइट क्या है? एक तरीके का पत्थर है, यह भी अभी मैंने आपको बताया है। तो ध्यान रखेंगे आज से कि ये जो बियर्डेड मैन है या प्रीस्ट किंग है, ये किस चीज की मिली हुई है? स्टीटाइट की मिली हुई है। कहां से मिला हुआ है तो वो भी मैं यहां पर लिख देता हूं, मोहनजोदारो से ये मिला हुआ है। कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे कि हड़प्पा में मैसिव ग्रेनरीज, बड़े बड़े अन्नागार हमें मिले हुए हैं, जहां से हमें वहां की खेती वगैरह के बारे में जानकारी मिलती है कि ये लोग गेहूं, जौ और चावल इनकी खेती करते थे। स्टीटाइट सील्स एंड यूनिकॉर्न मोटिफ, साथ में मदर गॉडेस फिगराइन, मतलब देवी जो उनकी एक हुआ करती होंगी, उन देवी की मूर्ति वगैरह भी यहां पर मिली हुई हैं। साथ में यूनिकॉर्न वाली हमें मोहरें भी मिली हुई हैं, जो कि अभी पहले मैं आपको दिखा चुका हूं, और जो कि स्क्वायर शेप में थी। अब मोहनजोदारो से हमें क्या क्या मिला हुआ है? ग्रेट बाथ तो मिला ही हुआ है, प्रीस्ट किंग स्टैचू मिला हुआ है, पशुपति सील मिली हुई है। अब ये पशुपति सील में बना क्या हुआ है, क्या आप जानते हो? पशुपति सील में क्या बना हुआ है? इसको पशुपति सील क्यों बोला जाता है? कई लोगों को लगता है इसमें भगवान शिव बने हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पशुपति सील में क्या बना हुआ है? इसमें फिगर्स हैं किसके? ऐसे पशुओं के। आप देखिए यहां पर आपको कौन सा पशु दिखाई दे रहा है? कोई आपको सांड दिखाई दे रहा है। इसको गाय क्यों नहीं बोल सकते? इसको सांड ही क्यों बोल रहे हैं? आप इसका लिंग देखिए, यह लिंग प्रदर्शित कर रहा है कि यह सांड है। ठीक है, इसकी सींगें आपको ये दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये बुल है आपका। इसी तरीके की और भी कई सारी मोहरें मिली हुई हैं जिसमें मल्टीपल पशु बना रखे हैं। ठीक है, एक नहीं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। और हम सभी को पता है हिंदू माइथोलॉजी के आधार पर पशुपति किसको कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है। जितने भी ये जीव जंतु हैं उन सब के भगवान वही माने गए हैं, इस वजह से इसको पशुपति सील नाम दिया गया है। ये भगवान शिव को रिप्रेजेंट तो करती है, लेकिन ध्यान रहे इन मोहरों में भगवान शिव की आकृति कहीं नहीं है। 700 वेल्स मतलब करीब 700 कुएं हमें यहां पर मिले हुए हैं। ब्रोंज डांसिंग गर्ल, नाचती हुई लड़की की मूर्ति तो मिली हुई है। पतन के प्रमाण जो हैं वो हमें ऐसे मिले हैं कि यहां पर हमें 37 कंकाल मिले हुए हैं। मोहनजोदारो में सड़क में मतलब नॉर्मल रास्तों में 37 कंकाल मिले हुए हैं, जो कि ये बताते हैं कि लास्ट टाइम पे कोई विपदा या आपदा ही आई होगी, इसी वजह से वो बिल्कुल बीच रोड में ही पड़े हुए कंकाल मिले हैं। अगला देखते हैं। बाकी लोथल जो है आपको बता ही चुका हूं, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। गुजरात का डॉक है, यहाँ पे हमें फायर अल्टर्स वगैरह मिली हुई हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, लोथल साइट से हमें कॉटन के भी अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है, धोलावीरा आपकी जो साइट है ये भी गुजरात की ही साइट है,
2021 में यूनेस्को ने इसको लिस्ट किया था और यहाँ पे 16 रिजर्वियर्स मिले हुए हैं, मतलब जो 16 हैं ये हमें तालाब मिले हुए हैं, बांध और नहरें भी मिली हुई हैं और एक स्टेडियम जैसी संरचना मिली है। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज, जो कालीबंगा साइट है ये कहाँ पर है? ये आपकी राजस्थान में, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। कालीबंगा साइट में हमसे ये पूछा जाता है कि इसमें हमें फ्लोरिंग कैसी मिली हुई है, मतलब जमीन हमें कैसी मिली है। तो ये जो जमीन है ये आपको थोड़ी सी अलग टाइप की मिली हुई है, मतलब इसमें आप देखो लंबे लंबे इस तरीके से पैटर्न बने हुए हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। यहां पर हमें अल्टर्स मिली हुई हैं, इसके अलावा ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स मिली हुई है विद नो ड्रेनेज। ये ग्रिड पैटर्न आपका ये कहा जाता है, ये देखिए ऐसे जो बना हुआ है ये हमें कालीबंगा में मिले हुए हैं। और इस तरीके के ग्रिड पैटर्न की जो रोड है ये कहां पर देखने को मिली है? ये मेसोपोटामिया में पहले हुआ करती थी, ठीक है। तो ये चीज और लिंक करती है हमें कि हम मेसोपोटामिया के लोगों से जुड़े थे। अगला राखी गढ़ी में आ जाते हैं, हिसार। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो मैंने अभी आपसे ना डिस्कस किया हो। एक बार इस मैप को देखेंगे। इस मैप में यह समझने की कोशिश करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां से कहां तक मेन रूप से फैली हुई थी। जितना भी आपको ये डार्क वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है जिसको मैं आउटलाइन कर रहा हूं, ये पूरी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता मेन थी जो कि फैली हुई थी। अब थोड़ा सा अलग तरीके से मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर यह भारत है, ऊपर कश्मीर वाले रीजन से एक लाइन नीचे तक खींचिए, महाराष्ट्र में आ जाइए। कश्मीर में यह आपका एक डिस्ट्रिक्ट कहलाता है जिसको बोलते हैं मांडा डिस्ट्रिक्ट, और यह कहां पड़ता है? यह पड़ता है कश्मीर में, ठीक है। क्लियर है? यहां पे कौन सी नदी बहती है? यहां पे चिनाब नदी बहती है। इसी तरीके से साउथ में आ जाएंगे तो साउथ में यह आपका कहलाता है, क्या है इस जगह का? कोई नाम बता सकता है? साउथ में जहां पर महाराष्ट्र वाले रीजन में, महाराष्ट्र वाला रीजन जो है, यहां पे कौन सी नदी बहती है? तो यहां पे गोदावरी नदी बहती है, गोदावरी, ठीक है। सिंपली अगर हम बात करेंगे ईस्ट में, तो ईस्ट में हमें यहां पर स्टार्ट करना है, थोड़ा और ऊपर ले जाइए यहां से। ये लोकेशन है मेरठ, दिल्ली एनसीआर में पड़ती है मेरठ लोकेशन। यहां से जब आप इधर जाएंगे वेस्ट में, तो ये वाला रीजन है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक है। अब मेरठ वाले रीजन में कौन सी नदी बहती है? तो यहां पे हिंडन नदी बहती है, हिंडन, ठीक है। बलूचिस्तान वाले रीजन में एक नदी बहती है, इसको बोलते हैं दास्त नदी। क्या बोलते हैं? दास्त रिवर। तो ये मैंने आपको डायमेंशन दे दिए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉर्थ से साउथ में कश्मीर से महाराष्ट्र तक फैली थी। ईस्ट में आप देख सकते हो मेरठ से लेकर वेस्ट में बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। क्लियर है इतना सभी को? चारों साइड्स में आपको यह भी ध्यान रखना है कि कौन सी नदियां बह रही हैं। ऊपर चेनाब नॉर्थ में, साउथ में गोदावरी नदी, ईस्ट में हिंडन नदी और वेस्ट में दास्त नदी। क्लियर है भाई सभी को यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एनटीपीसी सीबीटी में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज फ्रीक्वेंटली सीन ऑन द सील्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें थी, इनमें सबसे फ्रीक्वेंट कौन से एनिमल को देखा गया है? हालांकि बहुत सारे पशुओं की आकृति बनाई गई है मोहरों में, लेकिन सबसे ज्यादा बार हमें कौन से पशु की आकृति मिली है? लोमड़ी, हिरन, बैल या लायन? तो यह है बुल, बैल की आकृति। किसी ने आंसर किया क्या? अंकुर का आंसर आ चुका है, शुभम का, दोनों का आंसर सही है, सी करेक्ट आंसर है बुल। इस मोहर के बारे में अभी मैंने आपको बताया भी था और दिखाया भी था कि हाँ भाई ये सांड वाली मोहर है या बुल वाली, ठीक है। कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस ना किया हुआ। हालांकि हाथी, गैंडा, बाघ जैसे अन्य जानवरों के चित्र भी मिलते हैं, लेकिन सांड जो है इस मोहरों पर पाया गया है और यह सबसे सामान्य चिन्ह है जो कि पाया गया है। एक और बात ध्यान रखिएगा, एक सींग वाला जो सांड है इसका भी चित्र मिला हुआ है जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। इन मोहरों पर सबसे अधिक पाया गया है। हाँ, नंबर 2 पर यूनिकॉर्न पाया गया है, लेकिन नंबर 1 पे सबसे ज्यादा यही बुल ही पाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका एएलपी में पूछा गया है, आरआरबी में, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? आई थिंक सिंपल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है।
हनुमान जी की, काली माँ की, अयप्पा भगवान की, या फिर पशुपतिनाथ की? तो ये पशुपति की पूजा करते थे। इसके पीछे का कारण क्या है अभी मैं आपको बता चुका हूं। पशुपति का मतलब भगवान शिव की प्रतिमा अंकित नहीं है इसमें। इसमें पशुपति इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि मल्टीपल जीवों का इसमें चित्रित किया गया है, मतलब कई सारे जानवरों को चित्रित किया गया है। हनुमान भगवान को आप लोग जानते ही हैं, काली माता को आप लोग जानते ही हैं। अयप्पा भगवान से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या आप बता सकते हैं अयप्पा भगवान का किससे लेना देना है? इसमें कौन से देवता या ईश्वर की पूजा करी जाती है? अयप्पा बेसिकली ये दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में अयप्पा भगवान की पूजा करी जाती है वहां के मंदिरों में। अयप्पा भगवान जो है, ही इज द सन ऑफ भगवान विष्णु एंड भगवान शिव। ठीक है, भगवान विष्णु और शिव दोनों के एक पुत्र माने जाते हैं जिनको अयप्पा भगवान बोला जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत के मंदिरों में पूजा होती है। अगला देखेंगे, यहां पर कुछ ऐसा है जो कि, हाँ ये देखिएगा, इस देवता को तीन मुखी के रूप में दर्शाया गया है। इसमें शिवलिंग से मिलती जुलती विशेषताएं भी पाई गई हैं। बात हो रही है यहां पर किसकी? पशुपति की। बाकी ये चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मदर गॉडेस को भी माना गया है, मतलब एक देवी की भी सील मिली हुई है। और यहाँ पर पेड़ पौधों की पूजा भी करी जाती थी और पशुओं की भी पूजा करी जाती थी। पशुओं को शुभ भी माना जाता था, इसी वजह से मोहरों में भी पशु हमें मिले हुए हैं। कुछ सिंबल्स भी हमें मिले हुए हैं, जैसे कि शिवलिंगम बोलते हैं, तो इसे लिंग भी लिंग बोला जाता है, और साथ में योनि भी बोल देते हैं। इस तरीके के प्रतीक भी हमें देखने को मिले हुए हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इसे, कुछ लोग इसका मतलब बहुत अलग निकाल लेते हैं। मैं आपको ये चीज अभी क्लियर कर देता हूं। कुछ लोग बोलते हैं शिवलिंग का मतलब, अगर आप ये बोल रहे हैं शिवलिंग का मतलब योनि से है, तो आप इसको इस तरीके से ना लें। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि आपका लिंग क्या है, आप खुद बताइए, आपका लिंग क्या है? अगर आप मेल कैटेगरी में हैं तो हिंदी में इसको बोलते हैं पुरलिंग। क्या बोलते हैं? पुरलिंग। अगर आप फीमेल कैटेगरी में हैं तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति पुरलिंग है या स्त्रीलिंग है, आदमी यह है या औरत है, ये किससे पता लगता है? उसकी योनि से पता लगता है, उसके लिंग से पता लगता है। ठीक है, तो यहां पर जो योनि वर्ड का उल्लेख किया गया है वो वैदिक पीरियड से लेकर किया गया है। वैदिक पीरियड में योनि का मतलब है आप डिराइव्ड कहां से हो। एग्जाम्पल के तौर पर बोलते हैं इंसान एक ऐसी योनि है जो कि 82,000 साल के बाद मिलती है। ठीक है, तो इंसान क्या है? एक योनि को प्रदर्शित किया गया है। उसी तरीके से कुत्ता एक अलग योनि है, हाथी एक अलग योनि है, शेर एक अलग योनि है। ठीक है, तो यहां पर शिवलिंग का मतलब है शिव का प्रतीक। कुछ लोग इसके गलत मतलब निकालते हैं और बहुत अजीबोगरीब धारणाएं फैलाते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ है शिव का प्रतीक। जैसे आप अपने आप में एक प्रतीक हो, किस वजह से? अपनी योनि की वजह से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं भाई। एमटीएस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द हड़प्पन टाउन प्लानिंग? हड़प्पा सभ्यता में जिस तरीके से वहां पे टाउन वगैरह बनाए गए हैं उनके बारे में तीन स्टेटमेंट हमें यहां पर दिए हैं और पूछ रहा है कौन सा एक गलत है। तो पढ़ लेते हैं भाई। पहला कह रहा है मोस्ट ऑफ द टाउन्स हैव सिटेडल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पा के अधिकांश नगरों में किले होते थे। क्या यह बात सही है? क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। अधिकांश शहरों में हमें यहां पर किले देखने को मिले हैं। दूसरा कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर में एक मंदिर होता था। नहीं, ऐसे हमें कोई अवशेष नहीं मिले हैं कि प्रत्येक शहर में या गांव में मंदिर मिला हो, यह गलत है। तीसरा कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक इमारत बलुआ पत्थर से बनी होती थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक इमारत तो आप छोड़िए, बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जो कि हमें मिट्टी के टीलों से मिलकर बनी हुई हैं। साथ में बहुत सारी ऐसी है जो कि चट्टानों से के पत्थरों को छोटा छोटा करके उससे बनाकर करी हुई है, जैसे कि धोलावीरा साइट। तो ये स्टेटमेंट गलत है भाई। तो गलत स्टेटमेंट, हमें फॉल्स स्टेटमेंट मिले हैं, दूसरा और तीसरा। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वन। आप में से किसी ने आंसर किया था फोर्थ वन? जर्मन ने और शुभम ने, इन दोनों ने आंसर किया था। अब आप देखिए,
जीएस में इसीलिए लेवल नहीं आंका जा सकता है। कभी कभी एमटीएस और सीएचएसएल में ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछ देता है सीजीएल के कंपैरिजन में। आप देखो एमटीएस वालों की जान निकालने वाला क्वेश्चन था, एमटीएस में जान निकालने वाला क्वेश्चन दे दिया है भाई। उसके हिसाब से यह क्वेश्चन सीजीएल लायक था कायदे से देखा जाए तो। अगले में आते हैं भाई, क्या पूछ रहा है। विच सिटी फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बेड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्क, सील मेकिंग और वेट मेकिंग। हिंदी में बता देता हूं, आपसे पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा साइट है जो कि स्पेशली हैंड क्राफ्ट के लिए जाना जाता था। मतलब यहां पर सेना को रुकाने का काम हो या किले बनाने का काम हो या किलाबंदी करनी हो, ऐसा कोई काम नहीं, सिर्फ हैंड क्राफ्टिंग का काम सबसे ज्यादा अवशेष मिले हुए हैं। ये साइट कौन सी है, तो ये है चन्नूदड़ो। अब इसमें कई काम आ जाते थे, जैसे कि मन के बनाने का कारखाना मिला हुआ है, शंख काटने की तकनीक मिली हुई है, शंख काटकर उसको कौड़ियों में और घिस कर बहुत सारे डेकोर आइटम्स वगैरह बनाए जाते थे, गले में पहनने के लिए नेकलेस वगैरह भी बनाए जाते थे। धातु का कार्य भी मिला है, मोहर भी यहां पर बनती थी, वजन बनाने के लिए जो मीजर्स होते हैं वो भी यहां पर मिलते थे। चन्नूदड़ो के बारे में एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है लिपस्टिक, आंखों का काजल, ये सब हमें कहां से मिला हुआ है, कंघी, ये सब हमें कहां से मिली हुई है, तो ये भी चन्नूदड़ो से मिली हुई है। क्वेश्चन में जब भी ये पूछेगा तो लिखा रहेगा कॉस्मेटिक आइटम्स, कॉस्मेटिक्स हमें कहां से मिले हुए हैं, तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, सी फॉर कॉस्मेटिक्स, सी फॉर चन्नूदड़ो। ठीक है, तो आज के बाद आप ध्यान रखोगे कॉस्मेटिक आइटम्स अभी हमें कहां से मिले हैं, चन्नूदड़ो से मिले हुए हैं। अनलाइक अदर हड़प्पन साइट्स, चन्नूदड़ो लैग्ड फोर्टिफिकेशन, वही जो आपको मैंने बताया, दूसरे साइट्स के कंपैरिजन में अगर चन्नूदड़ो की हम बात करें तो यहां पर हमें किले वगैरह नहीं देखने को मिले हैं। मतलब यह बात साफ है कि चन्नूदड़ो एक ऐसी साइट रही होगी जिसको रक्षा वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती होगी, यहां पर इनके राजे वगैरह नहीं रहा करते होंगे या मंत्री वगैरह नहीं रहा करते होंगे, यहां पर सिर्फ और सिर्फ कारीगरों के लिए अलग से शहर बनाया गया होगा। कांस्टेबल 2023 में पूछा गया है, हड़प्पा नगर धोलावीरा कितने भागों में विभाजित था। धोलावीरा साइट गुजरात में पड़ती है। यहां से हमें क्या क्या मिला हुआ है, यहां से हमें फायर अल्टर्स मिली हुई हैं, पूजा की बेदी और दफन किए हुए कई सारे अवशेष भी मिले हैं। यहां से हमें ध्यान रखिएगा, चलिए अभी बात करेंगे उसके बारे में, फिलहाल क्वेश्चन पे रहते हैं। क्या पूछ रहा है, कितने हिस्सों में धोलावीरा शहर को डिवाइड किया गया है। हर्ष कुमार आंसर सही है, हिमांशु का भी सही है, 3 भागों में इसको विभाजित किया है। अब कैसे कैसे विभाजित किया गया है, देखिए जो धोलावीरा शहर हमें मिला हुआ है, यहां पर हमें घरों की बनावट 3 लेयर में मिली हुई है। यह है नॉर्मल जमीन, कुछ लोगों ने इनके ऊपर ऐसे टीले बने हुए हैं, ठीक है, कुछ लोगों ने टीलों के सबसे ऊपर घर बना रखे हैं, ठीक है, कुछ लोगों ने इधर बीच के लेवल में घर बना रखे हैं और कुछ लोगों ने सबसे निचले स्तर पे घर बना रखे हैं और उसमें भी कुछ लोगों ने जमीन के नीचे भी बना रखे हैं गाड़ के। ठीक है, तो ओवरऑल ये जमीन पर और इसके नीचे ये 3rd लेवल है, बीच में दूसरा लेवल और जो टॉप पर बने रहते थे वो 1st लेवल है। तो इस तरीके से इनका निर्माण किया गया है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। जो राजे महाराजे हुआ करते होंगे वो सब टॉप पर रहा करते होंगे, इनके जो अधिकारी होते होंगे वो यहां पर रहते होंगे और जो नॉर्मल प्रजा है वो सब नीचे रहती होगी। यही यहां पर दे रखा है, सॉल्यूशन में भी देख लीजिएगा आप बाद में, अपर टाउन, मिडिल टाउन और लोअर टाउन इनको बोला जाता था। अगला देखते हैं, सीजल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, हड़प्पा लोग सोना वर्तमान भारत के किस राज्य से लाते थे। आपको तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन को समझने में, मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूं, सोना भी बता चुका हूं कहां से लाते थे, कर्नाटक के कोलर माइन से लाते थे। तो ये हो गया आपका सही आंसर। मैंने आपको टिन भी बताया था, टिन कहां से लाते थे, ये आपका मेहरगढ़ से लाते थे। मेहरगढ़ मतलब वही बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला रीजन। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कि ये लोग कूपर कहां से लाते थे, तांबा, तो ये भी अभी हम लोग शुरुआत में बात कर चुके हैं, ये राजस्थान से लाते थे। क्लियर है भाई, तीनों धातुओं के बारे में ध्यान रखना, लोहे का उपयोग ये लोग नहीं करते थे, ऐसे हमें एविडेंस नहीं मिले हैं।
ये देखिए यहां पर ये चीज क्लियर है, तांबा राजस्थान से, टिन अफगानिस्तान से, सोना दक्षिण भारत से। अगला देखो क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस अर्थव्यवस्था के तहत फली फूली थी? बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसी साल पूछा गया है, एसएससी फेज में क्वेश्चन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो अर्थव्यवस्था थी, ये लोग किस तरीके से अपनी इकोनॉमी चलाते थे? बार्टर सिस्टम, मुद्रा आधारित करेंसी, करेंसी बेस्ड इकोनॉमी जैसे कि आज हम कर रहे हैं, पैसे का लेन देन कर रहे हैं, सामंती अर्थव्यवस्था, फ्यूडल इकोनॉमी, या फिर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी? करिए आंसर। अंकुर राज सही है आंसर, शुभम का भी सही है, शशिकेश का भी सही है। भैया इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर का मतलब होता है एक चीज की मुझे जरूरत नहीं है, मेरी इस चीज के बदले मुझे कोई जरूरत की चीज दे दो। जैसे कि मैंने बोला 2 किलो चावल मेरे पास है, मैं मार्केट में गया, मैंने बोला कि भैया किसको ये 2 किलो चावल चाहिए, ये 2 किलो चावल के बदले में मुझे 1 किलो दाल दे दो। क्लियर? तो जिसको चावल की जरूरत थी उसने मेरे से 2 किलो चावल ले लिया, मुझे बदले में 1 किलो दाल दे दी। दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। आपने कहा ये डिजिटल पेन आपको चाहिए, मैंने कहा ये फोन मुझे चाहिए, आपने फोन मुझे दे दिया, मैंने आपको पेन दे दिया। बार्टर सिस्टम। आज की डेट में जो हम लोग पैसे का यूज कर रहे हैं इसको बोलते हैं करेंसी बेस्ड इकोनॉमी। फ्यूडल इकोनॉमी क्या होती है? फ्यूडल इकोनॉमी ये आपकी किस पर बेस्ड होती है? लैंड बेस्ड होती है। अब ये किस तरीके से अर्थव्यवस्था चलती है फ्यूडल इकोनॉमी? ये चलेगी, लैंड में एग्रीकल्चर होती है, खेती कराई जाती है पूरी प्रजा से, खेती का जिस तरीके का रेवेन्यू होता है उस प्रजा में बांट दिया जाता है। पुराने जमाने में फ्यूडल इकोनॉमी भी कई जगहों पर यूज करी गई है। राजा के अंडर में पूरी जमीन होती थी, जितने भी राज्य वाले होते थे वो सब उस पर खेती करते थे, उसकी मजदूरी उनको दी जाती थी। अगर बेहतर खेती होती थी तो अच्छे मुआवजे दिए जाते थे और उनके साथ कई बेनिफिट्स। अगर खराब खेती होती थी तो केवल बेसिक दे दिया जाता था। लास्ट में आ जाते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में हम कारखाने लगाते हैं, ठीक है, फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं। तो जो धनी लोग होते हैं उनकी फैक्ट्री होती है और बाकी का जो वर्ग होता है वो उसमें काम करता है। मतलब ये आपका बिजनेस क्लास से लेकर ये आपका नॉर्मल लेबर क्लास तक का सफर है, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इसी साल 2025 में एसएससी फेज में पूछा गया है, आईवीसी का क्वेश्चन है, बढ़िया है, ये भी बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता की नहीं है? हमसे पूछा जा रहा है, नहीं है मतलब 4 में से 1 नहीं है, 3 विशेषता हैं। पढ़ते हैं। पहला कह रहा है आईवीसी वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर्स विद ग्रिड पैटर्न पर था। क्या यह बात सही है? क्या यह सही है? यह वेल प्लान्ड सभ्यता थी? सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा, यूज ऑफ आयरन टूल्स फॉर एग्रीकल्चर। क्या लोहे के टूल्स का यूज किया गया है? लोहे का कोई यूज नहीं किया गया है, गलत है ये, ठीक है। तीसरा, एडवांस ड्रेनेज एंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, इनका ड्रेनेज बहुत तगड़ा हुआ करता था। और इनका जो ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये कौन सी डायरेक्शन में हुआ करता था? तो ये साउथ वेस्ट में हुआ करता था, मतलब ऊपर से जितना ड्रेनेज था सब इधर की तरफ। मतलब सोचो इनका दिमाग कितना तेज चलता था। साउथ वेस्ट की तरफ क्यों करके रखते थे? क्योंकि सारा ड्रेनेज कहां जाएगा? अरेबियन सी में जाएगा, इधर अरब सागर है। चौथा है प्रेजेंस ऑफ अ ग्रेट बाथ एंड ग्रेनरी, दोनों ही हमें मिली हुई हैं मोहनजोदारो से, तो ये भी सही है। आंसर हमारा कौन सा हो गया? बी। हमसे पूछा था कौन सी एक विशेषता नहीं है। अगला देखो, सीजिल 2020 में शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल ज्ञात नहीं थी? हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में काफी। भैया गेहूं ये लोग उपजाते थे, जौ की फसल भी करते थे, चावल की भी करते थे। मकई के हमें कोई भी एविडेंसेस नहीं मिले हुए हैं, इसलिए हमारा आंसर यही है। अगला देखते हैं, सीएचएसएल 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहां पर कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन ये, कपल बरियल के जो एविडेंस हैं ये हड़प्पा की कौन सी साइट से हमें मिले हुए हैं? मतलब पति पत्नी को साथ में दफनाया हुआ है, या आप बोल सकते हो युगल जोड़ा जो है, ठीक है, एक आदमी और एक औरत दोनों को एक साथ दफनाया गया है। ये कौन सी साइट है? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चन्नूद्रो, या फिर लोथल? करेंगे आंसर इसका। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चन्नूद्रो या लोथल? हर्ष कुमार का कहना है 25 का डी।
हर्ष की तैयारी मुझे बहुत तगड़ी लग रही है। इनके लगभग सारे आंसर सही निकले हैं आज के मॉक में। लोथल इज द राइट आंसर। बाकी अंकुर की भी तैयारी सही है। हिमांशु भी आंसर कर रहे हैं बट थोड़ा टाइम लगा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लग जाए, इतना टाइम तो वहां मिलेगा ही मिलेगा। इतना भी कम टाइम नहीं मिलेगा, मिलेगा इतना टाइम। लेकिन हाँ, सोच समझ के आंसर करने हैं। लोथल वो साइट है जहां पर पति पत्नी को आपस में दफनाने के साक्ष्य मिले हुए हैं। अब देखिए, कालीबंगा राजस्थान के बारे में कुछ हाईलाइटेड पॉइंट समझ लेते हैं। इंसान को 3 तरीके से अंतिम संस्कार करने के अवशेष हमें आईवीसी से मिले हुए हैं। कौन कौन से अंतिम संस्कार के अवशेष मिले हैं या दफनाने के? 3 तरीके के बरियल मिले हुए हैं। एक तो एक्सटेंडेड बरियल, जिसको बोलते हैं पूर्ण दफन। इसका मतलब यह है कि भाई ये जमीन है, जमीन के नीचे पूरी लाश को दफना दिया, ठीक है, ये आपका हो गया एक्सटेंडेड। एक दूसरा बोलते हैं आंशिक रूप से दफन करना, फ्रैक्शनल जिसको बोलते हैं। अब ये कैसा है? ये जमीन है, आधा धड़ जमीन के नीचे है, पैर और पेट जमीन के नीचे है, ऊपर गर्दन है और हाथ और ऐसे हैं। इस तरीके से दफनाया गया है। ये ऑब्वियस सी बात है, कोई पूजा पाठ से रिलेटेड मान्यता रहा करती होगी कि हाँ, जमीन को आधी बॉडी समर्पित कर दी और आधी सनलाइट में रखी है और एयर में रखी हुई है। तीसरा जिसको बोलते हैं पोस्ट क्रिमेशन बरियल। इसका मतलब सीधे है कि पहले जला दिया गया है, जलाने के बाद अवशेष जो बचे हुए हैं, मतलब जो हड्डियां बची हुई हैं, उनको मिट्टी के बर्तनों में करके फिर जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता था। तो इस क्रिया को बोलते हैं पोस्ट क्रिमेशन बरियल, दाहोत्तर दफन। ठीक है, तीनों के अवशेष राजस्थान के हनुमानगढ़ में कालीबंगन साइड से मिले हुए हैं। सॉर्टेड है। मेल और फीमेल बरियल जो है, ये हमें ये भी दिखाता है कि हो सकता है यहां पर पारंपरिक दफन की प्रक्रिया होती हो, कि परिवार को एक साथ दफनाया जाता हो। बाकी धोलावीरा जो कि गुजरात की साइट है, यहां पर हमें कुछ एम्प्टी ग्रेव्स भी मिली हुई हैं। मतलब कुछ ऐसे दफनाने के बाद अंदर ऐसे ताबूत मिले हुए हैं, ऐसे बॉक्सेस मिले हैं जिसमें कुछ था ही नहीं। तो इसको इस तरीके से माना गया है कि भाई जिसकी अगर हमें लाश नहीं मिली है, किसी तरीके से उसकी मृत्यु हो गई है, लाश वगैरह नहीं मिली हुई है, तो ऐसे में उनकी समाधि के रूप में ऐसे ही बना दी जाती थी। ठीक है, पॉसिबली फॉर सिंबॉलिक एंड मेमोरियल पर्पसेस। क्लियर है इतना? तो ये वो वाला समाधि स्थल है कि अंदर भाई कुछ नहीं है, सीधे एक तख्ती वगैरह लगा दी और दफन करके पत्थर वगैरह लगा के उसका नाम वाम लिख देते होंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी, अगर आपको लग रहा है कि इसी तरीके से हर एक टॉपिक को हम लोग हिट करेंगे बहुत अच्छे से, तो फीडबैक दे दीजिएगा। बाकी कल मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक में। ठीक है, हर एक क्लास में बहुत एग्रेसिव तरीके से, इधर उधर की कोई बात नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई होगी और हर एक टॉपिक को लाइनअप करेंगे और एक एक मॉक में कवर करते हुए चलेंगे। कुछ ऐसे भी टॉपिक होंगे जिसमें एक नहीं मल्टीपल मॉक्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि दिल्ली सल्तनत हो गया, बड़ा टॉपिक है तो मैं ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा उसमें। मुगल अंपायर ज्यादा क्वेश्चन हो सकता है मैं आपको कराऊं, गांधीयन एरा हो सकता है ज्यादा क्वेश्चन कराऊं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। बाकी 3 मंथ्स तक हम लोग इस बैच को चलाएंगे और ये 3 महीने आपको मुझे देने हैं, उसके बाद आप रिजल्ट देखेंगे। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। बाकी इस जो क्लास के एनोटेशन है, ये एनोटेशन पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपके बैच में ही, वहां पर जहां पर पीडीएफ का ऑप्शन रहता है। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।